हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, जिसकी मैं वन शॉट वीडियो ले आई हूँ। अब इस एक वीडियो के अंदर मैं इस बुक के जितनी भी यूनिट हैं वो सारी यूनिट इसी एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कराने वाली हूँ। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहे। सो नाउ स्टार्ट करते हैं इसके सिलेबस से। इसके सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर टोटल 3 यूनिट्स आने वाली हैं। ओके, तो सबसे पहले तो यूनिट 1 में है E.M. फॉस्टर का एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल। देन हमें पढ़ना है यूनिट 2 के अंदर बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ। उसके बाद यूनिट 3 के अंदर हमें चमन नेहल की आज़ादी पढ़नी है। तो ये तीनों चैप्टर हमें पढ़ने हैं इस एक वीडियो के अंदर। सो नाउ स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, E.M. फॉस्टर की एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल से। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं E.M. फॉस्टर का। ये जो एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल है, ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल वर्क है इनका, जो कि इन्होंने 1927 के अंदर पब्लिश करा है। और ये जो इनका एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल है, ये वर्क इनका सबसे पहला अटैम्प्ट था टू एनालाइज द जॉनर ऑफ द नोवेल। मतलब कि नोवेल के जो जॉनर है उसको एनालाइज करने का पहला अटैम्प्ट था इनका, ठीक है, थ्रू दिस वर्क। और बेसिकली ये जो टेक्स्ट है ये एक कैनोनिकल टेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड द मेथोलॉजी ऑफ रीडिंग अ नोवेल क्रिटिकली। कैनोनिकल मतलब होता है एक अथॉरिटेटिव, मतलब कि कह सकते हैं कैनोनिकल का मतलब होता है एक फाउंडेशनल वर्क जो मतलब कि किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में हो, जैसे कि लिटरेचर में हो, साइंस में हो, या किसी और चीज़ में। तो ऐसे ही यहाँ पे ये है, ये जो वर्क है इनका नोवेल ऑफ द एस्पेक्ट, ये एक कैनोनिकल टेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड द मेथोलॉजी, कि किस तरीके से हम एक नोवेल को क्रिटिकली रीड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। सो बेसिकली इन दिस यूनिट हमें इन चीज़ों से फेमिलराइज कराने के लिए हमें इसके अंदर बताया जाएगा जॉनर ऑफ द नोवेल और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स। और इन सब के साथ साथ फॉस्टर ने हमें कुछ इंसाइटफुल इंटरजेक्शंस भी दिए हैं, जिसकी हेल्प से हम किसी भी नोवेल को समझ पाएंगे। इसके अंदर ये नहीं है कि जैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स होती थी टू रीड द नोवेल, मतलब ये जो कुछ डेवलपमेंट्स होती थी ताकि हम समझ पाएंगे किस तरीके से हमें एक नोवेल को रीड करना चाहिए। बट इसके अंदर क्या है, उन्होंने फोकस करा है एक जर्नल पैटर्न पे, जो कि मतलब किसी भी नोवेल को क्रिटिकली जब हम रीड करते हैं तो किस तरीके से किस पैटर्न में करते हैं, और जो कॉम्प्रिहेंसिवली होता है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये हमें प्रोवाइड करा है। ये जो वर्क है इसके अंदर हमें पता चलेगा। और ये जो वर्क है इनका एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल, ये सबसे पहले ओरिजिनली इन्होंने एज अ क्लर्क लेक्चर डिलीवर करा था E.M. फॉस्टर ने ही अपने कॉलेज के अंदर, ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो ये ओरिजिनली पहले एक लेक्चर था, देन इसको फिर एज अ वर्क इन्होंने पब्लिश करा था। ओके, सो अब हम ऑथर और उसके वर्क्स के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब कि E.M. फॉस्टर के बारे में। सो E.M. फॉस्टर की बात करें, E.M. फॉस्टर 20th सेंचुरी के फाइनेस्ट क्रिटिक्स रहे हैं। एंड इनकी जो एसेज, रिव्यूज़ और आर्टिकल्स और जो पोएम्स की कलेक्शन है वो 2 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है, जिनका टाइटल है एक तो एवनिगर हार्वेस्ट और दूसरा है 2 चेयर्स फॉर डेमोक्रेसी। ओके, और इनके बहुत सारे आइडियाज़ जो क्रिटिकल टेंट्स हैं वो जैसे कि फ़िक्शन के बारे में है, आर्ट के बारे में है, लिटरेचर के बारे में है, ठीक है। एंड आज भी इनके जो वर्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, और इवन पूरे वर्ल्ड के अंदर इनके वर्क्स पढ़े जाते हैं, इन्हें पसंद करा जाता है एज अ नोवेलिस्ट। और फॉस्टर की हमेशा से एक ही आर्ग्यू रहती है इनके वर्क्स के अंदर कि जो नोवेल है उसके अंदर एक रिग्ड स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे कि पोइट्रीज़ के अंदर होता है, ड्रामास के अंदर और लिटरेरी फॉर्म्स जो हैं जितनी भी, उन सब के अंदर एक रिग्ड स्ट्रक्चर होता है। बट नोवेल के अंदर रिग्ड स्ट्रक्चर नहीं होता। मतलब कि जो नोवेल होती है ये वन ऑफ द मोस्ट फ्री फॉर्म होता है लिटरेरी जॉनर के अंदर। एंड नोवेल के अंदर क्या है कि नोवेल के अंदर जो नोवेलिस्ट हैं उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा कि वो खुद को और खुद के जो थॉट्स हैं उनको अपने तरीके से एक्सप्रेस कर पाएँ अपने कैरेक्टर्स के थ्रू। और एडिशनली जो नोवेलिस्ट होते हैं वो डेप्थ के अंदर, मतलब कि वो मेंटली जितना भी उनके अंदर है वो खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं थ्रू द नोवेल। और साथ ही साथ नोवेलिस्ट के पास बहुत सारे अलग अलग राइटिंग मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू वो मतलब कि अपने अकॉर्डिंग उन मेथड्स को चूज़ करके एक बेस्ट नोवेल बना सकता है, ठीक है।
और उसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स ऐड कर सकता है जिससे खुद को भी पढ़ने में मज़ा आए और अपने अकॉर्डिंग, मतलब कि जिस चीज़ से आपको खुद को सेटिस्फेक्शन मिले। एक नोवेलिस्ट उस तरीके से मतलब अपनी तरीके से पूरी नोवेल को क्रिएट कर सकता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट राइटिंग मेथड्स। ओके, सो नाउ अगर हम बात करें ऑथर के वर्क्स के बारे में, तो E.M. फॉस्टर की नॉवेल्स की बात करें तो जिनके अंदर आती हैं वेयर एंजल्स वेयर टू ट्रेड 1905 के अंदर लिखी है। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट जर्नी 1907 के अंदर, एंड अ रूम विद अ व्यू 1908 के अंदर इन्होंने पब्लिश की थी, और हार्वर्ड्स एंड 1910 के अंदर। तो ये इनकी नॉवेल्स हैं। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं हम एस्पेक्ट ऑफ द नॉवेल से। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें यही जानना है कि E.M. फॉस्टर की जो वर्क है एस्पेक्ट ऑफ द नॉवेल, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट एफर्ट था नॉवेल की जॉनर को समझने के लिए। मतलब कि ये जो बुक है ये पब्लिश करी गई थी एज अ क्लर्क लेक्चर 1927 के अंदर, जो कि फॉस्टर ने दिया था अपने कॉलेज में, ट्रिनिटी कॉलेज में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। ओके, यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले इसको एज अ लेक्चर दिया था, देन बाद में इसे एज अ वर्क लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर लाया गया था एस्पेक्ट ऑफ द नॉवेल को। ओके, सो बेसिकली जो हमारे फॉस्टर हैं उनका मानना ये था कि कोई भी एक नॉवेल अगर उसके अंदर हम एक गुड कंटेंट और स्टाइल को कंबाइन करें तो उससे जो रीडर्स हैं उन्हें एक डिलाइटफुल और एक एस्थेटिक प्लेजर मिलेगा, ठीक है, नॉवेल से, अगर उसके अंदर गुड कंटेंट और स्टाइल को कंबाइन करा गया हो तो। और इस चीज़ को गिराने के लिए फॉस्टर ने बहुत सारी अलग अलग इंग्लिश नॉवेल्स को एज अ एग्जाम्पल यूज़ करा है। और फॉस्टर ने एस्पेक्ट ऑफ द नॉवेल के अंदर नॉवेल को डिफाइन करा है एज अ फिक्शन इन अ प्रोज ऑफ सर्टेन एक्सटेंट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ये क्या बोला गया है, फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक, मतलब कि वो कहानियाँ जो हमने इमेजिन करके बनाई हूँ। इन अ फ्रोज का मतलब होता है एक आम भाषा में लिखना, मतलब कि पोइट्री की भाषा में नहीं लिखना, वर्ड्स की भाषा में नहीं लिखना, मतलब एक सिंपल जो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लैंग्वेज होती है उसके अंदर लिखना। और सर्टेन एक्सटेंट का मतलब है टाइम लिमिट में, मतलब कि फॉस्टर के अकॉर्डिंग जो नोवेल की डेफिनेशन है वो है एक कि नोवेल जो है वो एक काल्पनिक कथा है, मतलब कि एक काल्पनिक कहानी जो हम इमेजिन करके बनाते हैं और उसकी एक टाइम लिमिट होती है, ठीक है, जिसे एक ऐसी आम भाषा में लिखा जाता है जिसे कि सब पढ़ के समझ सके ईजिली। ओके, तो यहाँ पे हमने पूरा बता दिया है मैंने आपको। अ फिक्शन इन अ प्रोज ऑफ सर्टेन एक्सटेंट, फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक, प्रोज का मतलब होता है एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखी गई, और सर्टेन एक्सटेंट का मतलब एक टाइम लिमिट में लिखी गई। ओके, सो फॉस्टर के अकॉर्डिंग नोवेल इज अ फिक्शन इन अ प्रोज ऑफ अ सर्टेन एक्सटेंट। ओके, अब इसके बाद फॉस्टर ने जो क्लर्क लेक्चर को लेकर एक मैंडेटरी स्कोप है उसके ऊपर एक आपत्ति जताई है, मतलब कि उन्होंने एक्सप्रेस करा है सर्टेन रिजर्वेशन टुवर्ड्स द मैंडेटरी स्कोप ऑफ क्लर्क लेक्चर सीरीज़, जो कि सिर्फ कुछ टाइम पीरियड और इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड तक ही मतलब लिमिटेड है। ओके, इसलिए उन्होंने ये चीज़ बोली है कि सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर तक होना और कुछ पीरियड्स तक होना, ये जो लिमिटेशन है इनसे फॉस्टर को प्रॉब्लम है। अब क्यों है वो बताते हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो नोवेल के ऊपर डिस्कशन है उसमें लिमिट्स हैं, मतलब कि वो एक लिमिटेशन के अंदर है। उसके अंदर जैसे कि अगर हम बात करें कि जो फिक्शन है दूसरी लैंग्वेज में, जैसे रशियन, फ्रेंच और कोई भी पर्टिकुलर, उनको तो हम इस डिस्कशन का हिस्सा बना ही नहीं सकते नोवेल के अंदर, क्योंकि वो इंग्लिश लिटरेचर का अलग होता है, रशियन और फ्रेंच का जो है वो अलग है, इसलिए हम उनको इस नोवेल की डिस्कशन में ला ही नहीं सकते। भले ही हम बात करें कि जो इंग्लिश पोइट्री है वो क्वालिटी और क्वांटिटी में दोनों में ही बहुत अच्छी है फिक्शन के अंदर, बट जो अगर हम बात करें, फॉस्टर ने हमें एग्जांपल दिया है कि जो नो इंग्लिश नोवेलिस्ट हैं, जैसे कि ग्रेट एज अ टॉल्स्टॉय, एक दूसरी लैंग्वेज के ये नोवेलिस्ट हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारे फॉस्टर हैं वो बोल रहे हैं कि जो जैसे टॉल्स्टॉय हैं वो कितनी ग्रेट नोवेलिस्ट हैं, क्योंकि उनके जितना किसी ने भी आज तक जो एक मैन की लाइफ के अंदर जो डोमेस्टिक और हीरोइक साइड होती है वो चीज़ उन्होंने दिखाई है अपनी नोवेल्स के अंदर, लेकिन हम उन्हें अपनी नोवेल के अंदर ला ही नहीं सकते क्योंकि वो अलग है इंग्लिश लिटरेचर से। और दूसरी तरफ हम एक और नोवेलिस्ट को देखते हैं जो इंग्लिश नोवेलिस्ट नहीं है, और उन्होंने जो मैन का सोल होता है उसको डीपली एक्सप्लोर करा है, ठीक है, वो है
डोस्टोवाइस्काई, सॉरी मैं इसको ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, बट इन्होंने मतलब जो मैन का सोल है उसको डीपली एक्सप्लोर करा है बाय हिज नोवेल। ओके, तो फॉस्टर का ये कहना है कि सिर्फ हम नोवेल को एक पर्टिकुलर लिमिट्स के अंदर, जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ही हम नोवेल को डिस्कस कर सकते हैं, उससे क्या होगा, इसमें बाउंडेशंस आ जाती हैं। तो फॉस्टर चाहते हैं जैसे कि रशियन, फ्रेंच और जो अदर लैंग्वेज में जो फिक्शंस हैं और जो नोवेल्स हैं उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नोवेल के अंदर हमें लानी चाहिए। ओके, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे ये जो कुछ एग्जांपल्स दिए थे, ठीक है, टॉल्स्टॉय और ये दूसरा जो है डोस्टोवाइस्काई, ठीक है, उसका एग्जाम्पल दिया है इन्होंने इनके साथ साथ एक और नोवेलिस्ट का एग्जाम्पल दिया है जो कि है मेरली फ्रॉस्ट। इन्होंने बोला है कि इनके जैसा कोई नोवेलिस्ट है ही नहीं जिसने इतनी अच्छी तरीके से एनालाइज करा है मॉडर्न कॉन्शियसनेस को। ओके, सक्सेसफुली इन्होंने इसको एनालाइज करा है। अब इसके बाद जब जो E.M. फॉस्टर का लेक्चर डोमेन के अंदर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर आया, उसके बाद इन्होंने अपना फोकस करा उन मेथड्स पे, मतलब कि जो स्कॉलरी मेथड्स होते हैं टू क्लासीफाई नोवेल बाय क्रोनोलॉजिकल और सब्जेक्ट मैटर्स, मतलब कि जो नोवेल्स को क्लासीफाई करा जाता है बाय क्रोनोलॉजिकल और सब्जेक्ट मैटर के थ्रू, उस चीज़ के ऊपर फोकस करा इन्होंने। अब इनके अकॉर्डिंग ये चीज़ करना ये एक यूजलेस एक्सरसाइज है, मतलब कि इससे क्या होता है कि जो क्रिटिक्स होते हैं वो बुक्स के चारों ओर घूमते हैं बजाय उसको पढ़ने के। मतलब कि फॉस्टर के अकॉर्डिंग जो सिर्फ एक ओनली वे है क्रिटिकली एंगेज होने का बुक्स के साथ, वो है रीडिंग। ठीक है, उनको रीड करने का और उसके बाद उनके अंदर जो चीज़ है उसको डिस्कवर करना, ये सिर्फ एक वे है क्रिटिकली एंगेज होने का बुक्स के साथ। ओके, अब इसके बाद फाइनली फॉस्टर का जो अटेंशन है वो एस्पेक्ट वर्ड की तरफ जाता है। जो टाइटल है हमारी बुक का, एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल। एस्पेक्ट एक ऐसा वर्ड है जो इसलिए चूज़ करा गया है क्योंकि इट्स अ वेग एंड अनसाइंटिफिक, मतलब कि ये रीडर्स और क्रिटिक्स को अलाउ करता है, एक फ्रीडम देता है, मतलब कि लॉट्स ऑफ फ्रीडम देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है टू एनालाइज और अंडरस्टैंड अ नोवेल इन डिफरेंट वेज, मतलब अलग अलग तरीक़ों से जो नोवेल है उसको एनालाइज करने का, उसको समझने का फ्रीडम देता है ये वर्ड एस्पेक्ट। ओके, कि अलग अलग तरीक़ों से आप नोवेल को एनालाइज कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। ओके, नाउ अब जो E.M. फॉस्टर हैं वो हमसे जो नोवेल की 7 एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो नोवेल के 7 एस्पेक्ट्स के अंदर आते हैं द स्टोरी, कैरेक्टर, प्लॉट, फैंटेसी, प्रोफेंसी, पैटर्न और रिदम। तो ये हैं नोवेल की 7 एस्पेक्ट्स। तो सबसे पहला जो हमारा एस्पेक्ट है वो है स्टोरी। तो फॉस्टर कहते हैं कि नोवेल के अंदर जिस तरीके से सीक्वेंस में जो इवेंट्स हैं उनको कहानी में कहा जाता है, उससे क्या होता है, रीडर्स जो मतलब पढ़ रहे हैं उस कहानी को, उस नोवेल को, वो क्यूरियस हो जाते हैं ये जानने के लिए कि आगे क्या होगा। जिस तरीके से नोवेल के अंदर स्टोरी के जो इवेंट्स हैं उनको सीक्वेंस वाइज लगाया जाता है, जिससे कि एक क्यूरियसनेस रहे उसके अंदर, कि लोगों को ये लगे कि आगे क्या हुआ होगा। तो उससे ही एक नोवेल को हम चलाते हैं, मतलब कि इट्स अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ द नोवेल। ठीक है, स्टोरी जो होती है वो एक सेंट्रल पॉइंट होती है नोवेल की। एक अच्छी कहानी, और हालांकि वो एक इंस्ट्रक्टिव और एक एंटरटेनिंग कहानी होनी चाहिए। ठीक है, अब इस चीज़ को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाने के लिए जो फॉस्टर हैं वो एक एग्जांपल लेते हैं 1001 नाइट ऑफ, मतलब कि ये एक बुक है, एक कहानी है। तो इस कहानी के अंदर क्या होता है कि जो नरेटर हैं इस स्टोरी के, शहरज़ादे, वो क्या करते हैं, वो अपनी लाइफ बचाने के लिए अपने क्रूअल हस्बैंड, मतलब कि उनका जो हस्बैंड होता है वो किंग होता है, और वो क्या करता था, वो शादी की एक रात बाद ही अगली सुबह अपनी वाइफ को फांसी पे चढ़वा देता था, मतलब कि उसे मार देता था। ठीक है, तो उस चीज़ से बचने के लिए जो शहरज़ादे हैं वो क्या करती हैं, वो अपनी किंग को, मतलब कि अपने हस्बैंड को कहानी सुनाती हैं रात को। और वो जब कहानी सुनाती हैं तो जैसे ही दिन होने वाला होता है उससे पहले ही वो एक ऐसे सस्पेंस बना के उस कहानी को छोड़ती थी ताकि राजा को एक अंदर से क्यूरियसनेस रहे कि आगे क्या हुआ होगा। इस चीज़ को जानने के लिए राजा हर बार उसे एक दिन की टाइम देता था उस रानी को कि पहले तुम अपनी कहानी पूरी करो, उसके बाद ही तुम्हें डेथ मिलेगी। तो इस तरीके से जो कहानी रानी है वो हमेशा
उस राजा को हर रात ऐसी कहानी सुनाती थी और सुबह तक उस कहानी को एक ऐसे पॉइंट पे छोड़ती थी जहाँ से राजा को ये जानने की क्यूरियसनेस रहती थी कि अंदर से कि आगे क्या हुआ होगा। तो फॉस्टर का भी कहना यही है कि जब हम एक नोवेल पढ़ते हैं तो जो रीडर्स होते हैं वो शहजादी के हस्बैंड की तरह ही होते हैं, जो हमेशा से मतलब ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ होगा कहानी के अंदर। ओके, तो कहानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है नोवेल में। ओके, जो कि मतलब उसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि एक सस्पेंस होना चाहिए कहानी के अंदर, ताकि लोगों की जो इच्छा है कि उस चीज़ के अंदर जानने की कि आगे क्या हुआ होगा कहानी में, वो बनी रहे। ओके, नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है नोवेल का वो होता है कैरेक्टर, लोग। तो अब फॉस्टर ने इस एस्पेक्ट को समझने के लिए, मतलब कैरेक्टर को समझने के लिए चार्ल्स डिकेंस के वर्क्स का यूज़ किया है, जिसके अंदर उन्होंने हमें फ्लैट और राउंड कैरेक्टर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो समझाया है। तो फ्लैट कैरेक्टर्स क्या होते हैं? फ्लैट कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक डायमेंशनल और सिंपल, और मतलब कि जिन कैरेक्टर्स के अंदर पूरी स्टोरी के अंदर चेंज नहीं आता है, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। उनके अंदर एक स्पेशलिटी होती है कि मतलब जिसकी वजह से हमें कहानी के अंदर हंसी आ सकती है, ठीक है, इस तरीके से वो कैरेक्टर्स होते हैं। लेकिन जो राउंड कैरेक्टर्स होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड, और जो मतलब जिनके अंदर डेवलपमेंट और चेंजेस होते रहते हैं कहानी के अंदर। ओके, मतलब कि वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होते हैं जो राउंड कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, सो ये दो टाइप के कैरेक्टर्स बताए गए हैं हमें एक नोवेल के अंदर। सो यहाँ पे जो हमारी चार्ल्स डिकेंस है, मतलब कि फॉस्टर ने इनका एग्जाम्पल लिया है इनके वर्क्स का, तो चार्ल्स डिकेंस के वर्क्स के अंदर ज़्यादातर इन्होंने फ्लैट कैरेक्टर्स का यूज़ करा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा एस्पेक्ट है वो है प्लॉट। प्लॉट क्या है? किसी भी नोवेल के अंदर जो सीक्वेंस में इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है, मतलब कि प्लॉट के थ्रू जो नोवेल के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उनके पीछे का क्या कारण है, वो चीज़ के ऊपर जोर देता है प्लॉट, ठीक है। स्टोरी क्या है? स्टोरी सिर्फ एक मतलब जो चीज़ें हो रही हैं, क्या हो रहा है और क्या होगा आगे, ये बताती है। लेकिन जो प्लॉट होता है वो इवेंट्स को सीक्वेंस वाइज ऑर्गेनाइज करता है, ताकि हमें ये पता चल सके कि ये जो चीज़ हुई है इसके पीछे का रीज़न क्या है। ओके, सो प्लॉट ये काम करता है, और इन प्लॉट्स को समझने के लिए इंटेलिजेंट रीडर्स को होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ताकि वो जो ट्रैक ऑफ डिटेल्स हैं उनको समझ पाएँ, उनके पीछे जो एक रीज़न है, जो रीजनिंग मल्टीपल स्टैंडर्ड्स ऑफ रीजनिंग है उसको समझ पाएँ, तो ये प्लॉट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और प्लॉट जो है वो इवेंट और कैरेक्टर्स की जो पर्सनैलिटी है उसके बीच में एक बैलेंस बना के रखता है। ओके, ताकि स्टोरी समझ आ सके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे एस्पेक्ट्स हैं नोवेल के, वो है फैंटेसी एंड प्रोफेसी। अब अगर हम बात करें फैंटेसी का, तो फैंटेसी को हम बोल सकते हैं कल्पना, और प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी। सो बेसिकली यहाँ पर फॉस्टर जो है वो कह रहे हैं कि मोस्टली जो ऑथर्स होते हैं वो फैंटेसी एलिमेंट को यूज़ तब करते हैं जब उन्हें मैजिकल इफ़ेक्ट्स डालने होते हैं अपनी नोवेल के अंदर। बट ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप फैंटेसी यूज़ करो तो उसके अंदर मैजिक भी इन्वॉल्व करो, मतलब कि विदाउट मैजिक, मतलब कि इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर ऑफ कॉमन प्लेस ऑब्जेक्ट और जो पीपल हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं जब हम फैंटेसी की बात करते हैं। तो ठीक है, फैंटेसी एलिमेंट्स को उनमें भी यूज़ करा जा सकता है। एंड एडिशनली जो पैरोडी और एडेप्टेशन है इन्होंने वो भी लिया है कि पैरोडी और एडेप्टेशन का मतलब है जो मतलब कॉमेडी वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी जो नकल करते हैं वो होते हैं। तो पैरोडी और एडेप्टेशन अलाउ करते हैं मल्टीपल इंटरप्रिटेशन को, ठीक है, मतलब कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम स्टोरी के अंदर अलग अलग ऑथर्स के थ्रू इंटरप्रिटेशन को अलाउ करते हैं, ये पैरोडी एंड एडेप्टेशन। ओके, और अगर हम बात करें जो प्रोफेसी की, तो कैरेक्टर्स इन प्रोफेसी रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल थीम को और जो ऑथर की वॉइस होती है उसको। ओके, सो प्रोफेसी मीन्स आर लेस प्रिसाइज बट मोर यूनिवर्सल एप्लीकेबल दैन सिम्बोलिज्म। ओके, सो ये तो हो गई फैंटेसी और प्रोफेसी की बात। नेक्स्ट जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं वो है पैटर्न एंड रिदम। सो इस टेक्स्ट के अंदर E.M. फॉस्टर ने डिस्कस किया है आइडिया ऑन द यूज़ ऑफ पैटर्न एंड रिदम इन नरेटिव स्ट्रक्चर, मतलब कि नरेटिव स्ट्रक्चर के अंदर जो पैटर्न और रिदम को यूज़ करा जाता है इसके ऊपर डिस्कस करा है। तो उन्होंने बोला है कि ये जो पैटर्न होता है
मतलब कि अगर हम किसी भी नोवेल के अंदर एक पैटर्न का यूज़ करते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लो, सर्कल पैटर्न का यूज़ करा जा रहा है या फिर हार्ड ग्लासेस पैटर्न का यूज़ करा जा रहा है, लेकिन इससे क्या होगा, इससे मतलब समझने में आसानी तो होगी, लेकिन अगर ये पैटर्न अपने आप ही मतलब कि नेचुरली डेवलप होता है किसी भी नोवेल के अंदर, तो क्या होता है कि उस नोवेल की जो ऑथेंटिसिटी है और जो डेप्थ है वो बढ़ती है। ठीक है, जिससे कि लोग उस नोवेल को आसानी से समझ पाते हैं। ठीक है, और वो एकदम ऑथेंटिक लगती है और मतलब कि उसके अंदर एक बनावटीपना नहीं आता है। मतलब कि आप किसी पैटर्न को यूज़ करो, किसी मेथड को यूज़ कर रहे हो, वो ठीक है, लेकिन अगर वो चीज़ आप नेचुरली डेवलप कर पा रहे हो उस नोवेल के अंदर, तो वो ज़्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, अगर पैटर्न्स की बात करें तो पैटर्न्स एक बुक आउटलाइन की तरह होती है, जो कि हेल्प करती है किसी भी नैरेटिव को इजीली समझ पाने में। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें जो कॉमन शेप्स पैटर्न के अंदर यूज़ करी जाती हैं, जैसे कि सर्कल, तो सर्कल के अंदर क्या होता है कि जहाँ से शुरू हुई है, मतलब जहाँ से शुरुआत हुई है वहीं पे उसी तरीके से ख़त्म भी होगा वो। और अगर हार्ड ग्लास पैटर्न का यूज़ करते हैं, हार्ड ग्लास में क्या होता है कि जो सोशल स्टेटस के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं वहीं पे उसका मिलना, मतलब कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। और रिदम की बात करें तो रिदम जो है वो स्टोरी के अंदर बार बार थोड़े बहुत बदलाव के साथ रिपीट करा जाता है, उसको मतलब मॉडिफाई करके रिपीट करा जाता है किसी भी नोवेल के अंदर। ओके, सो ये हो गया हमारा जो 7 एस्पेक्ट थे नोवेल के अंदर। नाउ अब हम एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल का क्रिटिकल एप्रिसिएशन देख लेते हैं। तो बेसिकली जो E.M. फॉस्टर हैं, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट्स दी हैं अबाउट द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ नोवेल, कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक नोवेल के अंदर। तो हमने क्या क्या पढ़ा, स्टोरी पढ़ी, हमने प्लॉट पढ़ा। स्टोरी क्या है, स्टोरी एज अ फाउंडेशन, मतलब कि स्टोरी जो है नोवेल की मतलब एक सेंटर पॉइंट होती है, जो कि सबसे मेन चीज़ होती है स्टोरी नोवेल के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है स्टोरी के अंदर कि जो नैरेटिव के इवेंट्स हैं उन्हें टाइम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करा जाना चाहिए। ठीक है, पूरा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए स्टोरी के अंदर ताकि समझ आ सके। दूसरी जो मेन पॉइंट होती है नोवेल के अंदर वो क्या होता है कि इंगेजमेंट के लिए, ताकि लोग स्टोरी के अंदर बने रहें, उसे पढ़ते रहें, उनका इंटरेस्ट बना रहे, तो एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, मतलब कि एक सस्पेंस बना के रखना चाहिए स्टोरी के अंदर, ताकि जो रीडर्स हैं उनके अंदर ये चीज़ मतलब इस चीज़ की क्यूरियोसिटी रहे कि आगे क्या होगा, व्हाट हैपन नेक्स्ट, ये चीज़ उनके अंदर रहनी चाहिए ताकि वो पूरी स्टोरी को मतलब एंड तक पढ़ें। ओके, मतलब कि इंटरेस्ट आना चाहिए रीडर्स को उसमें। दूसरा जो होता है रोल ऑफ प्लॉट हमने पढ़ा था, जिसका काम होता है कि स्टोरी को इवेंट्स के साथ अरेंज होना चाहिए ताकि प्लॉट बन सके, मतलब प्लॉट क्रिएट हो सके, जिसकी वजह से जो प्लॉट है वो एक लॉजिक और मतलब एक सेंस प्रोवाइड कर सके नोवेल के अंदर। ओके, उसके बाद फॉस्टर के अकॉर्डिंग जो फैंटेसी है और प्रोफेसी है और पैटर्न और रिदम, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है एक नोवेल के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नोवेल एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो बेसिकली इसके अंदर बताया गया है कि जो लिटरेरी नैरेटिव्स होती हैं वो कल्चर नॉर्म्स और उनकी जो सोसाइटी की वैल्यूज़ होती हैं उन्हें रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, जो कि नैरेटिव में कॉन्टेक्चुअलाइज होती हैं, मतलब कि जो हमारी नोवेल्स होती हैं वो एक मिरर रिफ्लेक्ट होती है, मतलब जो हमारी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। किसी भी नोवेल के अंदर जो सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं वो सारी चीज़ें उस नोवेल के अंदर हमें बताई जाती हैं। तो बेसिकली यही है कि नोवेल जो है वो एक रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का। ओके, बट उसके अंदर क्या है कि कुछ फिक्शंस का यूज़ करा जाता है, कल्पनाओं का यूज़ करा जाता है। ओके, इमेजिनेशंस का। ओके, तो बट जो सोसाइटी के बारे में बात करी जाती है वो हमारी सोसाइटी के अंदर जो एक्चुअल में हो रहा होता है उसका रिफ्लेक्शन दिया जाता है एक नोवेल के अंदर। और जितने भी राइटर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं, जैसे कि ड्रामेटिस्ट, नोवेलिस्ट और जो भी एसेसिस्ट, मतलब कि जो भी लोग होते हैं ये हमेशा रिफ्लेक्ट करते हैं वैल्यूज़ को और टाइम और प्लेस को, मतलब कि जो भी अपने वर्क के अंदर वो यूज़ करते हैं उस जगह को, तो सोसाइटी को वो रिफ्लेक्ट करते हैं थ्रू देयर वर्क्स। ओके, और इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो बेसिकली हमने ये जाना कि एक नोवेल को एस्थेटिक प्लेजर के लिए पढ़ना और एकेडमिक पर्पस के लिए पढ़ना
दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ये बहुत डिफरेंट है। एज स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर वी डोंट जस्ट रीड बट ऑल्सो क्रिटिकली एनालाइज लिटरेरी टेक्स्ट। मतलब कि हमें सिर्फ ऐसा, हम स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर हैं तो हमें ये नहीं है कि नोवेल्स को सिर्फ पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें उन्हें क्रिटिकली एनालाइज करना है लिटरेरी टेक्स्ट को। ओके, और अगर हमें उनकी बेसिक एस्पेक्ट्स पता होंगी नोवेल की कि किस तरीके से उन्हें पढ़ना है, और वी कैन स्ट्रक्चर्ड वे में और सिस्टमेटिक मैनर में उन नोवेल्स को हम इंटरप्रेट कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होता है। नाउ हम नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट 2। सो हमारी नेक्स्ट यूनिट जो है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी की एन एंड मैट के बारे में। सो सबसे पहले तो हमें नोवेलिस्ट के बारे में जानेंगे, दैन हम इसके जो एन एंड मैट की समरी है वो जानेंगे, दैन इसकी क्रिटिकल कमेंट्री जैसे कि पेट्रोइज़म, नेशनलिज्म के बारे में, और जो इन्होंने सॉन्ग लिखा था वंदे मातरम, और जो एलिमेंट हैं हिस्ट्री के, और जो इशू और जेंडर के ऊपर, नेचुरल क्लाइमेटी। तो ये सारे टॉपिक्स हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। ओके, तो सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें इस आनंद मठ की, तो ये एक बंगाली नोवेल है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। तो सबसे पहले तो ये जो नोवेल है ये सीरियलाइज्ड हुई थी इन द जर्नल बंगादर्शन 1881 से लेके 1882 तक। उसके बाद में इसे एज अ बुक 1882 के अंदर पब्लिश करा गया था, और इसका जो प्लॉट था वो इंस्पायर्ड था बाय सन्यासी रिवॉल्ट। मतलब कि ये बंगाल के अंदर जो सन्यासी रिवॉल्ट हुआ तो उससे इंस्पायर होके बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये जो नोवेल है ये लिखी थी। और ये जो नोवेल है ये कंसिडर करी जाती है एज एन अर्ली पॉलिटिकल नोवेल दैट ब्रिंग्स नेशनलिटी डिस्करेज टू दी फोरफ्रंट। मतलब कि इसकी वजह से उन लोगों के मन में इंडियन नेशनलिज्म की भावना जागी थी। ठीक है, और इस नोवेल की सेटिंग बिरबम फॉरेस्ट के अंदर करी गई थी। मोस्ट इवेंट्स जो हैं इस नोवेल के अंदर ये फॉरेस्ट के अंदर जो हुए थे वो हैं। ठीक है, इस बुक के अंदर जो लिखे हुए हैं। और आनंद मठ के अंदर जो नरेटिव है वो है अबाउट द सन्यासी रिवेलियन अगेंस्ट द मुस्लिम रूलर्स एंड द ब्रिटिश टैक्स कलेक्टर्स। मतलब कि जो सन्यासी रिवेलियर्स थे उन्होंने जो मुस्लिम रूलर्स थे और जो ब्रिटिश टैक्स कलेक्टर थे उनके खिलाफ ये रिवॉल्ट करा था। बट ये जो रिवॉल्ट हुआ था इसे एज अ फर्स्ट नेशनल मूवमेंट हिस्टोरिकली सेलिब्रेट नहीं करा जाता है, क्योंकि ये उस टाइम पे लोकली मतलब स्प्रेड हुआ था बंगाल के कुछ पार्ट्स में इन दी 70s ड्यूरिंग द बंगाल फेमाइन। और हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक के अंदर जनरली 1857 का जो सिपाही म्यूटिनी जो रिवॉल्ट हुआ था उसे सेलिब्रेट करा जाता है एज अ फर्स्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट टू गेन इंडिपेंडेंस, क्योंकि वो जो रिवॉल्ट हुआ था वो बहुत ही बड़ी मात्रा में हुआ था। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उसमें साथ दिया था और बहुत ज़्यादा इस बात का इफ़ेक्ट पड़ा था। ओके, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मतलब सही तरीके से नहीं करी गई थी, इस वजह से वो जो प्लान था वो फेल हो गया था, सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। बट वो जिस लेवल पे करा गया था उसके अकॉर्डिंग इसे एज अ इंडियन नेशनल मूवमेंट मनाया जाता है टू गेन इंडिपेंडेंस। ओके, सो अगर हम बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी की, जिन्होंने ये नोवेल लिखी है आनंद मठ, इसके अंदर इन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो सन्यासी रिवेलियन थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जब ब्रिटिशर्स ने उनके साथ बहुत गलत किया, जब उस टाइम पे वो भूखे मर रहे थे, उनको जिसकी वजह से बीमारियाँ हो रही थी और उन्हें इतना सारा टैक्स पे करना पड़ रहा था, तो उस टाइम पे किस तरीके से सन्यासी ने रिवॉल्ट करा और उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो इस रिवॉल्ट के बारे में सारा कुछ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, और इसी नोवेल से बाद में ये वंदे मातरम हमारा सॉन्ग लिया गया था, जिससे बाद में नेशनल सॉन्ग बना दिया गया। ओके, नाउ अब हम थोड़ा सा नोवेलिस्ट के बारे में जान लेते हैं, मतलब कि बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। तो ये जो थे ये एक बंगाली पोएट थे और नोवेलिस्ट भी थे, एसेइस्ट भी थे और एक जर्नलिस्ट भी थे। ठीक है, और इनकी बर्थ की बात करें तो 1838 के अंदर इनका बर्थ हुआ था और 1894 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। और इन्हें इस वजह से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने जो हमारा पैट्रियोटिक एंथम है वंदे मातरम वो इन्होंने लिखा था इनकी एक नोवेल के अंदर, मतलब कि एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल के अंदर इन्होंने वंदे मातरम लिखा था। तो बाद में उसी वंदे मातरम को हमने एज अ नेशनल सॉन्ग लिया था। ओके, जो कि गाया गया था फॉर लिबरेशन फाइटर इन इंडिया एंड अल्टीमेटली मेड इनटू द कंट्री नेशनल सॉन्ग। अगर इनके फादर की बात करें तो इनके फादर एज अ डिप्टी कलेक्टर थे मिर्ज़ापुर में,
ठीक है। और इन्होंने 1857 के अंदर बैचलर ऑफ आर्ट को रिसीव करा था फ्रॉम प्रेसिडेंसी कॉलेज। उसके बाद ये लॉ की स्टडी करने के लिए चले गए थे एंड देन ही फॉलोड हिज फादर्स फुटस्टेप एंड सर्व्ड एज द गवर्नमेंट एज अ डिप्टी कलेक्टर। उसके बाद ये एक डिप्टी मजिस्ट्रेट बने बिफोर रिटायरिंग इन 1891। और बम्किन को साथ ही साथ फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल इन इंडिया भी बुलाया जाता है। अब अगर इनके वर्क्स की बात करें तो राजमोहन वाइफ्स इनका फर्स्ट पब्लिश वर्क था फिक्शन के अंदर, ठीक है। इट वाज लाइकली ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश ऑफ द नोवेलेट दैट ही रोट इन बंगाली, ओके। और इन्होंने सबसे पहले बंगाली रोमांस दुर्गेश नंदिनी, इन्होंने फर्स्ट बंगाली नोवेल लिखी थी जो कि पब्लिश हुई थी 1865 के अंदर, ओके। और चट्टोपाध्याय इनका फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्क था। और कालपे कुंडला 1866 के अंदर इन्होंने लिखी थी एंड इट इज़ ऑल्सो हिज फर्स्ट मेजर पब्लिकेशन, ओके। नाउ अब हम आनंद मठ इस नोवेल के देख लेते हैं। इस नोवेल के अंदर जो कहानी है वो 70 की उसकी सेटिंग रखी गई है कि जिस टाइम पे बंगाल में अकाल पड़ रहा था। अब उस टाइम पे लोग भूखे मर रहे थे और उस टाइम पे जो सिचुएशन थी बंगाल की वो इस कहानी के थ्रू बताई जा रही है। तो नोवेल की शुरुआत होती है एक महेंद्र नाम के ज़मींदार से और उसकी बीवी कल्याणी से, जो कि अपना गांव पद्दचिना को छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा अकाल पड़ गया है, लोग भूखे मर रहे हैं और इस भूख की वजह से लोग यहाँ तक कि इंसानों को खाने तक के लिए तैयार हो गए हैं। इस वजह से जो महेंद्र और कल्याणी हैं वो अपनी बेटी सुकुमारी के साथ इस गांव को छोड़ने का फैसला करते हैं। अब वो बड़ी एप्रीहेंशन के साथ, मतलब कि एक डर और एक डाउट के साथ वहाँ से निकलते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। बट जल्दी ही वो अलग हो जाते हैं, मतलब कि वो जो हस्बैंड वाइफ हैं और उनकी जो बेटी है वो सब अलग अलग हो जाते हैं। अब जो महेंद्र की वाइफ थी कल्याणी, वो लुटेरों से बचने के लिए अपने छोटे से न्यू बॉर्न बेबी के साथ जंगल में भाग जाती है बचने के लिए। और काफ़ी देर तक वो भागती रही, फिर एक नदी के किनारे के पास जाके पहुंचती है वो, और वहाँ पे उसे एक महात्मा सत्य नाम का एक सन्यासी मिलता है जो उसे बचा लेता है। उसके बाद जब कल्याणी अपनी कहानी बताती है, अपनी पति के बारे में बताती है, महेंद्र के बारे में, तो वो जो महात्मा सत्य था वो अपने एक साथी को, मतलब कि उसका जो साथी था उसका नाम था भवन, उसको बोलता है कि तुम महेंद्र को ढूंढो। अब इस टाइम पे क्या होता है कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स होते हैं वो भवन को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं कि तुमने बाकी और प्रीस्ट के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह भड़काया है, ठीक है। तो इस बात के शक के बेसिस पे उन्हें कस्टडी में ले लेते हैं भवन को। अब वहाँ जाकर जो ये भवन है ये महेंद्र को भी देखता है कि जो महेंद्र है वो भी वहीं था, मतलब कि ब्रिटिश जो आर्मी है उन्होंने पहले जिन ग्रुप को पकड़ा था उसके अंदर महेंद्र भी था। तो जब इन्होंने महेंद्र को पकड़ा था तो भवन महेंद्र से मिला। अब बाद में क्या होता है कि जो महेंद्र है वो बाकी लोगों के साथ मिलकर सोल्जर्स से लड़ाई करके वहाँ से भाग जाता है। अब जो सन्यासी थे उन्होंने महेंद्र को अपने साथ ले लिया, ठीक है, उसकी कहानी सुनने के बाद। अब चारों ओर ये जो सफरिंग्स थी इनको देखते हुए और जो सन्यासी जो रेवोल्यूशनरी कर रहे थे, मतलब कि अपनी मदर लैंड के लिए लड़ रहे थे, वो सारी चीज़ों को देखते हुए, उस उत्साह को देखते हुए महेंद्र के अंदर भी ये उत्साह आ गया और उसने भी ये डिसाइड कर लिया कि वो भी इन सन्यासीज़ को ज्वाइन कर लेगा और हेल्प करेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि एक और सन्यासी जिसका नाम होता है जीवन, वो कल्याणी और महेंद्र की जो डॉटर थी उसको बचाते हैं, मतलब कि इनकी एक डॉटर थी सुकुमारी, उसकी हेल्प करते हैं ये सन्यासी जीवन। और ये जो जीवन सन्यासी हैं ये उनकी डॉटर को अपनी सिस्टर निम्मी को सौंप देते हैं कि तुम इसका ध्यान रखो, ठीक है। और दूसरी तरफ जो भवन था, जो मतलब कि कल्याणी जहाँ पे रह रही थी, जहाँ पे जो भवन था वो कल्याणी को पसंद करने लगा था। और वहीं दूसरी तरफ जो महात्मा सत्या थे उन्होंने महेंद्र को एक सन्यासी का ग्रुप में ज्वाइन करा दिया था, मतलब कि जो सन्यासी का अलग अलग ग्रुप बने हुए थे उसके अंदर महेंद्र को भी डाल दिया था। और उसे एक ड्यूटी मिली थी कि उसे पद्दचिना के अंदर जो उनका गांव था वहाँ पे एक मजबूत किला बनाना है जहाँ पे उन्हें फायर आर्म्स मैन्युफैक्चर करने हैं, ठीक है। ये उसको ड्यूटी दी थी महात्मा सत्या ने महेंद्र को, ओके। अब इसी बीच
एक और कैरेक्टर हमें दिखाया जाता है जिसका नाम होता है शांति, जो कि जीवन की पत्नी होती है। जीवन कौन है? जीवन जो मतलब कल्याणी और महेंद्र की जो बेटी थी उसको बचाया था जीवन ने, ठीक है, और अपनी बहन को उसने दे दिया था। तो इसी जीवन की वाइफ है शांति। तो अब यहाँ पे बताया जाता है कि शांति जो है इसकी वाइफ, वो भी एक मतलब क्रांतिकारी है। उसने भी अपना भेष बदल रखा है और अपना नाम नवीन रख रखा है। अब दिन बीतते गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाही थे वो जंगलों को घेर कर सन्यासियों की बस्तियों पर हमला कर देते हैं। अब इस बीच में क्या होता है, जो हज़ारों सन्यासी होते हैं वो बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों की जो तोप है उनका सामना करते हैं, और उनमें से बहुत सारे शहीद हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। लेकिन अंत में जो महेंद्र और उसके अलावा जो अलग सेना थी, उन्होंने अंग्रेज़ों को मतलब अंग्रेज़ों के जो सोल्जर्स थे उनको घेर के हरा दिया। अब ये जो जीत थी, इसके बाद जो महेंद्र है वो अपनी वाइफ कल्याणी और उसकी बेटी से भी मिल जाता है, क्योंकि इसी टाइम पे उन दोनों को भी पद चिन्ह वापस लाया जाता है। मतलब कि कल्याणी और उसकी बेटी को पद चिन्ह लाया जाता है, जिसकी वजह से वो अपने हस्बैंड से मिल पाती है। अब इसी टाइम पे इमरजेंसी हो जाती है। क्या होता है कि वॉयसराय वॉरेन हेस्टिंग को ये पता चल जाता है कि जो ब्रिटिश आर्मी है वो हार गई है। अब ये जानने के बाद ये क्या करता है, ये बहुत बड़ी एक पूरी आर्मी भेज देता है सन्यासी रिवेलियंस को ख़त्म करने के लिए। अब इस बार क्या होता है, जो रिवेलियन होते हैं वो ब्रिटिश सेना से हारने लगते हैं। मतलब ये कह सकते हैं वो लगभग हारने ही वाले थे, उनकी हार तय थी। लेकिन उसी टाइम पे जो महात्मा सत्य सन्यासी थे और महेंद्र अपनी आर्मी को लेके वहाँ आ जाते हैं और उस फाइट में वो लोग भी शामिल हो जाते हैं। अब उसके बाद वो लोग ब्रिटिश आर्मी को हरा देते हैं, और नोवेल के एंड में दिखाया जाता है जो नवीन है, मतलब कि जो शांति थी जीवन की वाइफ, वो जीवन को ढूंढ रही होती है, और उसके बाद उसे जीवन की बॉडी बैटल फील्ड में मिलती है। देन शी फाइंड हिम विथ हेल्प ऑफ मिस्टीरियस सेज। एक मतलब मिस्टीरियस सेज की हेल्प से उसे वो ढूंढती है और वो जीवन को रिवाइव करते हैं, मतलब कि उसको बचा लेते हैं मैजिकल हर्बल्स पोशंस के थ्रू जो उन्होंने फॉरेस्ट से ली थी। और फिर उसके बाद शांति और जीवन साथ में एक वादा करते हैं कि वो हमेशा साथ रहेंगे और वो एक सन्यासी जीवन जीने लगते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारी ये नोवेल कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का जो आपका एक लास्ट चैप्टर बचेगा यूनिट 3, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के अंदर समझाऊंगी। ओके, सो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो सबको मिल सकें और आपको भी मिल सके, इसलिए सब्सक्राइब कर लो चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।